बार सुंदरवन गांव में गर्मी बहुत बढ़ने लगी, जिससे फसलें सूखने लगी। अचानक पता नहीं मौसम को क्या हो गया था। इस बार बरसात के मौसम में भी आसमान से एक भी बूंद पानी नहीं टपका था। सुंदरवन गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। आखिरकार उन्हें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। पता नहीं इस बार इंद्रदेव हमसे क्यों नाराज हैं। बरसात का मौसम खत्म होने वाला है, फिर भी आसमान में कहीं भी काले बादल नजर नहीं आ रहे। मुझे तो लगता है हमारे प्यारे से सुंदरवन गांव को किसी की नजर लग गई है, तभी ये सब हो रहा है। नहीं तो आज तक कभी भी ऐसे हालात देखने को नहीं मिले थे। मैं तो जब भी सुंदरवन गांव का नाम लेती हूँ तो मुझे वो प्यारे प्यारे सुंदर फूल, मन को मोहने वाले नजारे याद आते हैं। राधिका आंखें बंद करती है और आज से 2 साल पहले के सुंदरवन गांव को याद करती है। सुंदरवन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सूर्योदय के समय सूरज की पहली किरण पड़ते ही गांव में चमक सी उठती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पंछियां सुबह सुबह चहक रही है और भोजन की तलाश में आसमान में निकल पड़ी है। महिलाएं कुएं से पानी भरकर आ रही हैं। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चे अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल जाने के लिए निकले हैं। सभी लोग संपन्न और खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। राधिका एक सुनहरे सपने की तरह सबको याद कर रही थी कि तभी वीरेंद्र उसे सपने से जगाता है। अरे कहाँ खो गई? आजकल खुली आंखों से भी सपने देखने लगी हो क्या? सपना नहीं देख रही थी, आज से 2 साल पहले के सुंदरवन को याद कर रही थी। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे जब इस गांव में खुशहाली ही खुशहाली, हरियाली ही हरियाली और चारों तरफ चकाचौंध थी। लोग इस गांव को देखने के लिए, यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। और एक आज का दिन है, इस गांव में जीना मुश्किल हो गया है। पता नहीं आगे क्या होगा। फसलें सूख जाने से सारे गांव में अनाज की किल्लत है। किसी के घर में भी इतना राशन नहीं बचा है कि वो 1 महीने तक भरपेट खाना खा सके। तुम 1 महीने की बात कर रही हो? हमारे घर में तो ऐसी हालत है कि 1 हफ्ते तक का भी राशन सही से नहीं बचा है। मुझे ही पता है कैसे मेरी माँ और बाबा खुद को भूखा रखकर हमारा पेट भर रहे हैं। हे ईश्वर, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो भूख के कारण हमारा ये सुंदरवन गांव एक शमशान घाट बनकर रह जाएगा। मुझे लगता है हमें इस समस्या को दूर करने के लिए अपने गांव में एक हवन करवाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। वीरेंद्र और राधिका गांव में जाकर सभी लोगों को हवन के बारे में बताते हैं। सूखे की समस्या को देखते हुए सभी लोग हवन के लिए राजी हो जाते हैं। गांव में भगवान के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। हवन खत्म होने पर इस गांव में एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि माई। साधु बाबा एक एक करके गांव में सबके दरवाजे पर जाते हैं। हे माई, ये साधु कई दिनों से भूखा है, कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा, घर में तो कल रात से चूल्हा नहीं जला है। मैं 1 दिन छोड़कर 1 दिन खाना बनाती हूँ, क्योंकि घर में पर्याप्त राशन नहीं है। ये सुनकर साधु बाबा जैसे ही इस घर से निकलने लगते हैं, वो औरत साधु बाबा को आवाज लगाती है। रुक जाइए बाबा, आप मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं जा सकते। और वो औरत घर में जो भी राशन बचा है वो साधु बाबा की झोली में डाल देती है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारे सारे संकटों को दूर करें। साधु उस औरत को आशीर्वाद देकर और भिक्षा लेकर वहाँ से दूसरे घर की तरफ चले जाते हैं। साधु को एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें एक परिवार खाना खा रहे हैं। भिक्षाम देहि। साधु की आवाज सुनकर परिवार का मुखिया बाहर आता है और उन्हें अपने हिस्से का खाना दे देता है। साधु उस मुखिया के हिस्से की 1 रोटी खाते हैं, पर उससे साधु का पेट नहीं भरता। साधु के चेहरे पर असंतुष्टि के भाव देखकर परिवार का मुखिया अंदर जाता है और अपनी बीवी का खाना लाकर भी साधु बाबा को दे देता है। साधु बाबा ये 1 रोटी और खा लेते हैं, पर इससे भी उनका पेट नहीं भरता। हे सज्जन पुरुष,
तुमने ये अधूरा खाना खिलाकर मेरी भूख को और भी बढ़ा दिया है। ये लीजिए बाबा, आप मेरा भी खाना खा लीजिए। ये लीजिए साधु बाबा, आप मेरे हिस्से का भी खाना खा लीजिए और अपनी भूख मिटाइए। साधु बाबा ये सारा खाना खाते हैं और इस परिवार की सेवा भक्ति को देखकर इन्हें आशीर्वाद देते हैं। हे सज्जन पुरुष, मैं तुम्हारी सेवा और दान प्रवृत्ति देखकर बहुत खुश और चकित रह गया हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने खुद को भूखा रखकर आज मेरा पेट भरा है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करें। साधु बाबा इनको आशीर्वाद देकर अगले घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा करते करते साधु बाबा पूरे सुंदरवन गांव में घूमते हैं और भिक्षा मांगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और साधु बाबा इस गांव से चले जाते हैं। गांव के सभी लोगों के पास जो भी कुछ था, उन्होंने सब कुछ साधु बाबा को दान कर दिया था। अब किसी के पास भी अगले दिन खाने के लिए एक दाना भी राशन का नहीं बचा था। पर जैसे ही सुबह होती है और सूरज निकलता है, तो सुंदरवन गांव के नजारे को देखकर सभी लोग चकित हो जाते हैं, क्योंकि गांव के एक तरफ से पानी की नदी और दूसरी तरफ से चावल की नदी बहने लगती है। हाँ, ये तो सचमुच ईश्वर की कृपा हो गई इस गांव पर। सभी गांव वालों ने एक नदी से पानी और दूसरी नदी से चावल लिए और गांव में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई। एक समय की बात है, पर्वतपुर गांव की, जहां लोग अपने गांव के बाहर नहीं निकलते थे। क्या बात है पिंटू और मोनू, आज यहाँ कैसे आना हुआ? प्रधान जी, दरअसल बात यह है कि हमें गांव से बाहर जाना था, बस आपकी आज्ञा लेने आए थे। नहीं नहीं, कोई मना ही नहीं है, पर असल में रेगिस्तान में कोई जाना नहीं चाहता। वैसे तुम दोनों वहाँ क्यों जाना चाहते हो? हमें तो लगा कि गांव से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा है। हम तो बस देखना चाहते थे कि ये गांव के बाहर का रेगिस्तान कैसा है और सिर्फ हमारा गांव ही रेगिस्तान जैसा क्यों है। हाँ प्रधान जी, और गांव में पानी की वजह से इतनी दिक्कतें हैं, वर्षा होती ही नहीं, बस उस बड़ी झील की वजह से हम यहाँ बसे हुए हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। बस ये झील ही एकमात्र कारण है कि अब तक इस पर्वत पर पूरा गांव टिका है, वरना यहाँ भी एक रेगिस्तान होता। लेकिन दिक्कतें तो अब भी हैं प्रधान जी। ये झील कोई स्थायी उपाय नहीं है। हम सोच रहे थे कि बाहर जाकर देखें, शायद कुछ समझ में आए हमारे और हम गांव की मदद कर पाएं। सोच तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तुम दोनों जाओ, पर अपना ध्यान रखना। प्रधान से आशीर्वाद लेकर दोनों वहाँ से निकल पड़े। धन्यवाद मोनू, अपने साथ लाने के लिए। मुझे भी इस गांव के लिए कुछ करना है और तुमने मुझे भी प्रयास करने का एक मौका दिया। अरे इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस कुछ करने की चाह होनी चाहिए। फिर हमारा साथ ना भी होता तब भी तुम इस यात्रा पर निकल ही जाते। चलो अब हम चलते हैं पानी की तलाश में ऐसी जगह जहां हम गांव वालों को ले जा सके। तीनों रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं और एक साथ कोई नई जगह ढूंढने लगते हैं। पूरा दिन ढूंढने के बाद उन लोगों को कुछ नहीं मिलता और रात हो जाती है। आज तो हाथ में बस ये रेत आई, कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिससे गांव का भला हो सके। हाँ, क्या हमें यहाँ इस रेत में कुछ मिलेगा भी? आज का दिन बीता नहीं और तुम दोनों ने अभी से शिकायतें शुरू कर दी। पर जहाँ तक नजर जा रही है, बस रेत ही रेत दिखती है। अभी तो बस एक दिन हुआ है, हमें और समय देना होगा, तब जाकर कुछ हाथ लगेगा। अगर इतनी जल्दी कोई उपाय मिल जाता तो गांव में इतनी दिक्कत होती ही क्यों? हाँ, सही कह रहे हो। वो सब छोड़ो, लेकिन रेगिस्तान में रात के समय काफी ठंड लगती है। लगता ही नहीं है कि ये वही दोपहर वाला रेगिस्तान है। हाँ, सही कहते हो। तुम्हारी बात सुनकर मुझ में एक नया उत्साह आ गया है मोनू। अब चलो सो जाते हैं और कल फिर अपनी खोज को आगे बढ़ाएंगे। तीनों लोग टेंट में चले जाते हैं। अगला दिन होता है और तपती धूप में फिर सफर शुरू होता है। अरे गोलू, पानी रखा तो है? हाँ, पानी तो है। तुमने अभी कुछ देर पहले ही पानी पिया था ना, अब थोड़ा सब्र करो। हाँ पिंटू, थोड़ा रुक जाओ। हाय गर्मी, इतनी धूप है मानो पसीना भी सूख लेगा। तीनों धूप
में चल रहे थे। तभी पिंटू, जो कि बहुत ही थका हुआ था, अचानक बहुत ही खुश जाओ, कोई भी ये पानी नहीं पिएगा। कौन बोला? मैंने बोला। इस झील और इन पेड़ों का मालिक नाम है जिन। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? नीचे तो देखो। तीनों लोग नीचे की ओर नजर करते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक जिन्न है, जो कि कद में बस उनके घुटने तक का ही है। गांव की समस्या का हल ढूंढने निकले थे। गांव के झील का पानी अब सूख गया है और हमें बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। कृपा कीजिए और हमें इस झील का इस्तेमाल करने दीजिए। मन के साफ लगते हो, पर मैं ये झील तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें अगर मेरी मदद चाहिए तो बदले में कुछ देना होगा। पर हमारे पास ऐसा कुछ है भी जो हम आपको दे सके? हाँ, तुम्हारी ही तरह एक और व्यक्ति आया था कई वर्षों पहले और उसने मेरे सामने ये इच्छा जाहिर की थी कि उसके गांव में झील आ जाए। जी, वो गांव हमारा ही है। हाँ, और उस व्यक्ति ने अपना वादा पूरा नहीं किया और वरदान के बदले जो मेहनत करने का वादा उसने किया था वो उसने नहीं निभाया और झील पाकर मुझे भूल गया। अच्छा, तो अब हम क्या करें जिन जी? कुछ करो नहीं, उस व्यक्ति का वादा पूरा करो। तुम्हारे गांव की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। पर उसने ऐसा क्या वादा किया था? वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे गांव तो ठीक है, पर परेशानी अब बहुत बढ़ जाएगी। आखिर हम रेगिस्तान को हरा भरा करेंगे कैसे? हाँ, और हमारे पास उन छोटू जिन जी के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। वही हमारी मदद कर सकते हैं। लगता है सब व्यर्थ हो गया। हमारे पास तो इतना पानी भी नहीं है कि हम पूरे गांव की खेती पहले की तरह कर पाए। तीनों निराश होकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं पर कोई मार्ग नहीं निकलता। ऐसे में एक दिन तीनों प्रधान के घर जाते हैं और प्रधान को वो सारी बातें बताते हैं। तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया जो ये बात मुझे बताई। इसका मार्ग मेरे पास है। कैसा मार्ग प्रधान जी? दरअसल कई पुश्तों से बीज की कुछ बोरियां हैं जो कि उसे दी जाती है जो इस गांव का प्रधान बनता है। पिछले प्रधान ने मुझसे कहा था कि ये बोरियां मैं संभाल कर रखूं। ये बोरियां जादुई हैं और इनके इस्तेमाल से रेगिस्तान एक दिन हरा भरा हो जाएगा। क्या सच प्रधान जी? एकदम सच बेटा पिंटू। कहा जाता है कि जब ये गांव बसा था
और ये झील हमें मिली थी। उसी समय इस बीज का इस्तेमाल करके इस रेगिस्तान को हरा भरा किया जाना था, पर गांव के लोगों ने उन्हें रोक दिया। वजह क्या थी ये तो मैं भी नहीं जानता। मोनू, ये जिंजी की बात तो सच निकली। चलो हम तीनों अभी इन बीजों को रेगिस्तान में बोना शुरू करते हैं। रुको, अगर इन्हें बोने से गांव का कुछ भला होगा तो मैं अन्य गांव वालों से भी तुम्हारी मदद करने के लिए कहता हूँ। अगर हमने कुछ दूर तक इन पेड़ों को बो दिया तो आगे का रेगिस्तान भी हरा भरा होने लगेगा। प्रधान तीनों को एक बोरी बीज दे देते हैं। चलो अब इन्हें बोते हैं और रेगिस्तान को हरा भरा करते हैं ताकि जिंजी हमारी मदद करें। गांव वालों की मदद से तीनों रेगिस्तान में बीज को दूर दूर बोना चालू कर देते हैं। उन्होंने उन सारी बोरियों के बीजों को अब काफी दूर दूर तक बो दिया था, लेकिन कई हफ्तों के बीतने के बाद भी वहाँ पर कोई पौधा नहीं उगा। ये देखकर तीनों दोस्त, प्रधान और गांव के लोग उसी झील के पास गए जहाँ पर वो जिन्न था। अरे मोनू, कहाँ है ये जिंजी? दिखाई तो नहीं दे रहे। मैं यही हूँ। कहाँ? नीचे देखो, नीचे। अरे ये तो सचमुच छोटू जिन है, बिल्कुल